प्यारे बच्चों, मैं रोहित सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, श्री हनुमत रामेश्वर दयाल इंटर कॉलेज बिस्वा सीतापुर, आप सभी का भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पिछले टर्न पे स्वप्रेरणा पे जहां पर छोड़ा था उसी के आगे बात करते हैं। तो पहले लंबी धारावाही प्रणालिका है, उसका स्वप्रेरण गुणांक हम लोग ज्ञात करेंगे। मान लिया एक ये धारावाही प्रणालिका है जिसमें कुल फेरों की संख्या n है। इस प्रणालिका की लंबाई l है। इस प्रणालिका में धारा I। इसका स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करने के लिए हमको L = n phi अपॉन I। फाई की वैल्यू रखें। फाई = क्या लिखेंगे? B डॉट A। B कितना होगा, किधर की ओर होगा? इस कुंडली में जो धारा I होगी, हम लोग बच्चों पहले वाले अध्यायों में जान चुके हैं कि कुंडली में जब एक धारावाही प्रणालिका में जब धारा रहती है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र उसके अक्ष के अनुदिश होता है। तो अक्ष के अनुदिश, और जिधर धारा बह रही हो उधर हम उंगलियों को मोड़ें तो चुंबकीय क्षेत्र अंगूठे की दिशा में होगा। मान लिया चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है और इस कुंडली के तल का क्षेत्रफल कितना है? A। तो वेक्टर A भी हम इधर की ओर देखेंगे और वेक्टर B भी इधर, मीन्स इन दोनों के बीच का कोण 0 हो गया। तो BA cos 0, तो ये कितना हो जाएगा? BA। मीन्स L = लिखेंगे n फाई की जगह BA अपॉन I। अब B का मान रख दें। B एक धारावाही प्रणालिका के लिए कितना होता है? उसके अक्ष के अनुदिश μ0 ni A अपॉन I। n क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। क्योंकि L लंबाई में फेरे कितने हैं? n, इसलिए एकांक लंबाई में फेरे हो जाएंगे n अपॉन L। तो हम यहां पर n की वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा μ0 n अपॉन L I A अपॉन I। धारा I कैंसिल, ये फार्मूला हो जाएगा μ0 n स्क्वायर μ0 n स्क्वायर A अपॉन L। अगर जो इस कुंडली में हम एक क्रोड रखते हैं, लोहे की क्रोड रखते हैं, तो इस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक μ0 की जगह म्यू हो जाएगा म्यू n स्क्वायर A अपॉन L। यहां पर μ0 निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है, म्यू इसके क्रोड के भीतर रखे हुए पदार्थ की चुंबकशीलता है। म्यू को हम लिख सकते हैं μ0 μr। यहां पर μr इसके भीतर जो लौह चुंबकीय पदार्थ रखा गया है उसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता है। बच्चों, अब हम समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करेंगे। एक ये समतल कुंडली है, इस प्रकार से मान लिया इसमें कितनी धारा है? I। इसमें कुल फेरों की संख्या n है, इसकी त्रिज्या r है। स्वप्रेरण गुणांक के लिए L = n phi अपॉन I। फाई की जगह उसी तरीके से B डॉट A। B डॉट A, B, अब देखो बेटा, B चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम लिखेंगे BA cos थीटा। थीटा होगा वेक्टर B और वेक्टर A के बीच का कोण। वेक्टर B किधर होगा? हम दाहिने हाथ की हथेली के नियम से देखेंगे, धारा जिधर ओर बह रही है उधर अंगूठा, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हथेली से धक्का देने की दिशा में, मींस B होगा लंबवत, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, या इस समतल कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर। वेक्टर ए भी
इस तल के लंबवत अंदर की ओर दिशा हम ले लेते हैं तो थीटा हो जाएगा कितना 0, मींस ये हो जाएगा बी ए, फाई की जगह हम लिख लेंगे बी ए, तो ये हो जाएगा एन बी ए अपॉन आई। अब बी की वैल्यू रख लें, समतल कुंडली का उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है जिसमें धारा आई हो, μ0 एन आई अपॉन 2r। एरिया इसके तल का पाई आर स्क्वायर अपॉन आई। आई आई कैंसिल हो गया, कितना आ गया μ0 पाई एन स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो गया अपॉन 2। बच्चों, एक यूपी बोर्ड में सवाल अक्सर पूछा जाता है कि प्रतिरोध बक्स में तार दोहरे करके लपेटे जाते हैं, ऐसा क्यों? मान लिया प्रतिरोध बक्स में किसी ओम के लिए कितने कुछ प्रतिरोध के लिए एक यहां पर नाम लिखा होगा, सपोज 2 ओम। अगर जो ये कुंजी लगी रहेगी तो ये तांबे की पट्टियां हैं और ये तांबे की कुंजी है, तो धारा इधर से होकर के तांबे की कुंजी से होकर के इधर निकल जाएगी। अभी परिपथ में कोई प्रतिरोध नहीं होगा। जैसे ही प्रतिरोध लगाना होगा 2 ओम का, तो ये कुंजी हम बाहर निकाल लेते हैं, ये कुंजी बाहर निकाल लेते हैं। अब ये धारा इधर से होकर के ऐसे आएगी, मीन्स ये जो 2 ओम यहाँ पर लिखा होगा ये एक्चुअली इस तार का प्रतिरोध होगा, जिसका प्रतिरोध है कितना 2 ओम। अब यहाँ पर इसको दोहरा करके एक लकड़ी पे लपेट देते हैं। दोहरा करके क्यों लपेटते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि ये तार है जिसमें मान लिया धारा आई है, इस पर इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, इसके लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम है, हम अंगूठा और उंगलियां एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं। अंगूठा धारा बहने की दिशा में रखते हैं, फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर होती हैं जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की हमें दिशा ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र हथेली से लंबवत धक्का देने की दिशा में होगा, मींस यहां पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। इस बिंदु पर अगर जो हम देखें तो किधर की ओर होगा, इस पर इधर की ओर हाथ फैलाया, इधर की ओर उंगलियां की, हथेली से धक्का किधर बाहर की ओर, मींस यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। पिछले व्याख्यान में हमने आप लोगों को बताया था कि ये वाला अगर जो बिंदुवत हमने बना दिया है, मींस चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है, क्रॉस बना दिया है तो चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब यहां पर देखें कि हर बिंदु पर जो धारा होगी अलग अलग तारों, दोनों तारों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। मींस अगर जो इधर जाने वाली, इधर से जो धारा जा रही है उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, तो उसके साथ वाले तार पे उसी जगह पर जो लपेटा हुआ है उसके कारण उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। मींस और धारा वही है, तो इसका मतलब दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, मींस फ्लक्स नहीं होगा, मींस फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, तो प्रेरित धाराएं बहने नहीं पाएंगी। इसलिए बच्चों प्रतिरोध बक्स में हम तार को दोहरा करके लपेटते हैं। फिर एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि व्हीटस्टोन सेतु में पहले सेल की कुंजी, ये सेल की कुंजी है केवल, पहले दबाते हैं, फिर धारामापी की कुंजी K2 दबाते हैं, ऐसा क्यों? मान लिया ये सेतु हमारा संतुलित है, संतुलित होने की दिशा में ये P और Q का अनुपात, भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। मान लिया ऐसा है भी, और हमने अगर जो भूले से पहले K2 की कुंजी दबा दी, फिर K1 की दबाई, मान लिया इसमें अधिकतम धारा स्थायी जब होती है वो I0 होती है, तो जब हम K1 दबाएंगे तो प्रारंभ में तो धारा शून्य है,
अभी केवल नहीं दबाइए, धारा कितनी है 0। जैसे ही दबाएंगे तो एकदम से I0 धारा नहीं होगी, I0 तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। उस समय में यहां पर धारा परिवर्तित हो रही होगी, जिसकी वजह से फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से प्रेरित धाराएं बहेंगी। प्रेरित धाराएं बहेंगी तो यहां पर धारामापी में एक विक्षेप हो जाएगा, तो जिससे हमको ये लगेगा कि ये व्हीटस्टोन से तो हमारा संतुलित नहीं है। इस दुविधा से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले सेल की कुंजी दबा दी, धारा जो है वो 0 से बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, अपने स्थायी मान I0 पे पहुंच गई। जो भी प्रेरित धाराएं बहनी थी वो हो गई। अब चूंकि धारा अपने महत्तम मान तक पहुंच गई है, अब इस परिपथ में कोई प्रेरित धारा नहीं होगी। अब हम कुंजी K2 को दबाते हैं, सेतु संतुलित है, तो यहां पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। इस दुविधा से बचने के लिए बच्चों हम पहले सेल की कुंजी फिर धारामापी की कुंजी दबाते हैं। बच्चों एक सवाल यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है कि एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा जब महत्तम मान तक पहुंचती है उस समय कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करो। मान लिया ये कुंडली है, इसमें जब धारा इसकी कुंजी दबाते हैं, परिपथ में धारा बहना शुरू होती है और इसका कुछ समय बाद अपने महत्तम मान I0 पर पहुंच जाती है, ऐसा होता है। तो मान लिया कि अभी कुंजी इसमें कोई धारा नहीं है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो धारा का मान एकदम से I0 तक नहीं पहुंचेगा। प्रारंभ में धारा 0 है, फिर बढ़ते बढ़ते I0 तक पहुंचेगा। यद्यपि ये समय बहुत कम होगा, मगर धारा को अपने महत्तम मान तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। उस समय पर इस कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होगा। कैसे? धारा के मान में परिवर्तन होगा तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा बहेगी। ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, यही प्रेरित विद्युत वाहक बल मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करेगा। मतलब मुख्य धारा अपने जब महत्तम मान तक पहुंचने वाली होगी, उस समय के बीच तक ये विद्युत वाहक बल इसका विरोध करेगा। तो इसका मतलब ये है कि धारा को अपने महत्तम मान तक पहुंचने में प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य के लिए ऊर्जा कहां से ली जाएगी? बैटरी से ली जाएगी। यह जो ऊर्जा बैटरी से ली गई है, यह इस कुंडली में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसके लिए मान लिया dt समय में यहां से आवेश कितना प्रवाहित हो गया? dq। इस dq आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य dw इक्वल टू हो जाएगा माइनस e dq। E प्रेरित विद्युत वाहक बल है जिसके विरुद्ध धारा अपने महत्तम मान तक पहुंच रही है। E की वैल्यू हम लिख दें माइनस, E की वैल्यू है माइनस L di बाई dt dq इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, L di बाई dt और dq, और ये dq बाई dt I हो जाएगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं L I di। धारा अपने महत्तम मान कहां तक पहुंची है? I0 तक। तो 0 से I0 तक पहुंचने में कार्य W इक्वल टू, इस dW को हम इंटीग्रेट कर देंगे, L I di कहां से? 0 से लेकर के I0 तक इक्वल टू L नियत राशि है दी गई कुंडली के लिए, I di, I का इंटीग्रेशन हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से I0। L पहले ऊपर वाली लिमिट
I0 स्क्वायर अपान 2 माइनस 0 स्क्वायर अपान 2 कितना हो गया 0। तो ये हो जाएगा हाफ LI0 स्क्वायर। यही कार्य कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 1 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, प्रूफ करने के लिए 2 से 3 नंबर का पूछ लिया जाता है। स्वप्रेरण के बाद बच्चों अब हम लोग अन्योन्य प्रेरण के बारे में जानेंगे। अगर जो 2 कुंडलियां पास पास में रखी हों, उनमें से किसी एक कुंडली में धारा के मान को परिवर्तित किया जाए तो दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मान लिया प्राथमिक में किसी समय पर धारा कितनी है I1, ये प्राथमिक कुंडली है पहली, और ये दूसरी कुंडली है S। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2। यहाँ पर जो धारा I है इसके कारण द्वितीय के प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स ∅2 है। तो इस दशा में द्वितीयक से बद्ध कुल फ्लक्स N2 ∅2 निर्भर करेगा प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी है। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाना होगा MI1। M जहां पर नियतांक है जिसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। यहां से M इक्वल टू लिख सकते हैं N2 ∅2 अपान I1। यदि I1 इक्वल टू 1 तो M इक्वल टू N2 ∅2। मीन्स यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा है तो द्वितीय कुंडली से बद्ध फेरों की संख्या या फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को उन कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहेंगे। इस फ्लक्स लिंकेज जो द्वितीयक से है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या का जो मान होगा इन दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होगा। इसका भी स्वप्रेरकत्व की तरह से मात्रक होता है हेनरी। इसको कैसे लिखते हैं H से। अब यहां पर जो धारा है उसके कारण द्वितीयक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू लिखेंगे कितना माइनस N डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है सूत्र। तो द्वितीयक में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 इक्वल टू N2 डेल्टा फाई 2 अपान डेल्टा G। इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा N2 फाई 2 अपान डेल्टा T। N2 फाई 2 की जगह पर यहां से लिख सकते हैं माइनस डेल्टा M I1 अपान डेल्टा T। M नियतांक है इन दोनों कुंडलियों के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस M डेल्टा I1 अपान डेल्टा T। M को डेल्टा के बाहर निकाल दिया। E2 इक्वल टू M इक्वल टू माइनस E2 अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा T। यहां से यदि डेल्टा I1 अपान डेल्टा T इक्वल टू 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो M इक्वल टू E2 होगा संख्यात्मक रूप से। मीन्स एक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का संख्यात्मक मान उन दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक के मान के बराबर होता है। यहां से हम एक हेनरी अन्योन्य प्रेरकत्व को भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि यदि डेल्टा I1 अपान डेल्टा T इक्वल टू 1 ले लें 1 एम्पियर प्रति सेकंड और E2 द्वितीयक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो M इक्वल टू 1 हेनरी। मीन्स यदि एक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो,
जिससे दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल एकांक हो, तो उन दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। दो समतल कुंडलियां रखी हैं, उनके बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। एक कुंडली है जिसमें N1 फेरे हैं, जिसकी त्रिज्या R1 है, उसमें धारा I1 बह रही है। उसी के समतल में दूसरी कुंडली रखी है, दोनों कुंडलियों का तल एक समान है, जिसकी त्रिज्या R2 है और उसमें फेरों की संख्या N2 है। इन कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक M इक्वल टू होगा N2 phi2 अपान I1। अब हम phi2 का मान, इसके प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स का मान लिखते हैं। ये होगा N2 phi2, हम लिखेंगे B डॉट A लिखा जाता है। B कितना होगा? B यहां पर चुंबकीय क्षेत्र और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, यदि ये दोनों कुंडलियां पास में हैं तो जितना इसका पहली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र होगा वह उतना ही यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। मींस B की जगह पर हम लिखेंगे V1 डॉट A की जगह पर इसका क्षेत्रफल E2। इनकी दिशा क्या होगी? V1। अगर जो हम एक ये देखें कुंडली ऐसे जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत होता है। मींस यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इसके तल के लंबवत, इधर भी इसके तल के लंबवत ही। मींस B1 और इसका तल का वेक्टर A अगर जो हम देखें तो इसके तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। मींस B1 और A2 के बीच का कोण 0 होगा, तो इसको B1 A2 cos 0 लिखेंगे। ये हो जाएगा B1 A2। मीन्स phi2 की जगह हम लिख सकते हैं B1 A2 अपान I1। अब हम किसका मान रखते हैं? B1 का। तो ये होगा N2 B1, इस कुंडली के तल पर चुंबकीय क्षेत्र μ0 Ni अपान 2R होता है। N कितना प्राथमिक में? N1। धारा कितनी? I1। त्रिज्या R1 अपान A2, इसके तल का क्षेत्रफल, इसको लिख देंगे पाई R2 स्क्वायर अपान I1 कैंसिल हो गया। यह आ जाएगा μ0 पाई μ0 N1 N2, N1 हो गया, N2 हो गया, R2 स्क्वायर अपान 2R। नेक्स्ट केस ये पूछा जा सकता है कि दो समाक्ष प्रणालिकाएं हैं, उनके बीच अन्योन्य प्रेरण। एक ये कुंडली है जिसकी लंबाई, ये कुंडली ने क्या धारावाही प्रणालिका हम इसको कहेंगे। एक धारावाही प्रणालिका है जिसकी लंबाई L है, जिसमें फेरों की संख्या N1 है। उसकी अक्ष पर ही दूसरी एक धारावाही प्रणालिका है S, जिसमें फेरों की संख्या N2 है। इन दोनों की अक्षें एक ही है। इन दोनों कुंडलियों के बीच, प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक M इक्वल टू होगा N2 phi2 अपान I1। वही बेसिक फॉर्मूला। phi2 कितना होगा? B डॉट A लिखेंगे। phi2 कितना लिखेंगे? B डॉट A। B कितना होगा? द्वितीय कुंडली जो है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही होगा जितना कि प्राथमिक कुंडली के कारण यहां पर है। मींस B1 लिखेंगे। A की जगह दूसरी कुंडली का तल का क्षेत्रफल A2, इनके बीच का कोण B1 A2 cos कितना होगा? A, जो ये तल का क्षेत्रफल है
ये ऐसे हम देखेंगे, वेक्टर ए की दिशा A2 की दिशा ऐसे होगी, और प्रणालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह सदैव अक्ष की ओर ही होगा, मीन्स थीटा हो जाएगा 0। इसको हम लिखेंगे B1 E2। यहाँ पर φ2 की जगह हम लिख देंगे N2 B1 E2 अपॉन I1। अब हम मान रखेंगे किसका, B1 का, पहली कुंडली के कारण उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र N2, पहली ये कुंडली नहीं, प्रणालिका, प्रणालिका धारावाही प्रणालिका के कारण उसकी अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 Ni। तो ये B1 की जगह μ0 Ni, I कितना है I1, N कितना लिख सकते हैं N1 A2 अपॉन I1 N2 μ0 N1। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहली प्रणालिका के लिए N1 अपॉन L लंबाई में फेरों की संख्या N1, इसलिए एकांक लंबाई में N1 अपॉन L। I1 A2 अपॉन I1 कैंसिल हो गया, आ जाएगा μ0 N1 N2 A2 अपॉन L। भंवर धाराएं क्या होती हैं, अगर जो कोई एक धातु का टुकड़ा लिया जाए, उसको एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, या किसी चुंबकीय क्षेत्र में धातु के टुकड़े को इस प्रकार से गति कराई जाए कि उससे बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो धातु के टुकड़े में प्रेरित धाराएं बहने लगती हैं, जो कि जल में उत्पन्न भंवर के समान गोल गोल चक्करदार होती हैं। इसलिए इन प्रेरित धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से समझिए आप, एक ये धातु का टुकड़ा है, इसको इधर की ओर निकाला जा रहा है। अब जैसे निकाला गया, इससे बद्ध फ्लक्स अभी इतनी डिस्टेंस में, इतने क्षेत्रफल भर में बल रेखाएं गुजर रही हैं, फ्लक्स कम होता जाएगा। तो इसमें जो भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, होल होंगी, वो ऐसी होंगी कि लेंज के नियमानुसार इन बल रेखाओं की कमी का विरोध करेंगे, मीन्स बल रेखाएं कम न होने पाएंगे। इसके लिए इसमें धारा भंवर के समान तो होगी, मगर डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए ये हम देखेंगे, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दिया और उंगलियां हमारी क्लॉकवाइज हैं, मीन्स ऐसे धारा बहेगी, जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र भी इधर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। ऐसे ही यदि हम इसको धातु के टुकड़े को भीतर प्रवेश करा रहे हैं, तो अब ये भंवर धाराएं कैसी होंगी, जब भीतर प्रवेश कराया जा रहा है तो इससे बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। विरोध किसका होगा, फ्लक्स बढ़ने का, मतलब फ्लक्स बढ़ने ना पावे, मतलब ये जो अंदर जाने वाली बल रेखाएं हैं उनकी ज्यादा ना संख्या हो, इसलिए कुछ ऐसा होगा कि इसमें इधर की ओर बल रेखाएं धारा के कारण बन जाए। उसके लिए बाहर की ओर बल रेखा बनने के लिए अंगूठा ऐसे हमने फैलाया, उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बनेगा। ये भंवर धाराएं हो गई बच्चों। ये बहुत आसानी से चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, लूप के कारण, धारावाही लूप के कारण हम बहुत आसानी से जान सकते हैं दिशा कि जैसे लूप है, इसमें धारा इस दिशा में बह रही है, तो हम उंगलियां धारा की दिशा में मोड़े, अंगूठा इस तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। अगर जो धारा ऐसे बह रही है तो हम उंगलियों को ऐसे मोड़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर होगा, बाहर की ओर, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। इसी से हम इसमें डायरेक्शन बनाना आसानी से सीख सकते हैं। अब ये भंवर धाराएं जो हैं इतनी प्रबल हो सकती हैं
कि इनसे ऊष्मा उत्पन्न हो, जिसके कारण ये टुकड़ा रेड हीट होकर के, गर्म होकर के पिघल सकता है। ट्रांसफार्मर में कुंडलियों के बीच में हम लोहे का टुकड़ा रखते हैं, जिसकी वजह से स्वप्रेरण गुणांक बढ़ाना होता है या न्यून प्रेरण गुणांक बढ़ाना होता है या चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना होता है। मीन्स लोहे के टुकड़े में परिवर्ती जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उसमें कुंडली के भीतर रखे लोहे के टुकड़े में भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी और वह टुकड़ा गल सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि यदि प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो भंवर धारा का मान कम हो जाएगा। प्रतिरोध बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जो लोहे का पूरा टुकड़ा होगा, पूरा एक टुकड़ा न रख करके हम उसको पटलित रख लें, उसको एक पेपर जैसा हो पतला, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर अगला, उसके ऊपर अगला, इस प्रकार से पटलित लौह क्रोड रख लेंगे। लौह क्रोड जो कुंडलियों के भीतर रखा जाए वो ऐसा होगा पटलित। धन्यवाद बच्चों। इस तरीके से ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।